जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हम आरआरबी भोपाल को जीमेल किया हुआ है, मतलब कांटेक्ट करने का और क्या माध्यम रहेगा। लैंडलाइन पर अगर कॉल करते हो तो उतना जल्दी वो रिस्पांस खास दे नहीं पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर मेल एक अच्छा ऑप्शन होता है जिसमें आपके पास भी सबूत होता है कि आपने आरआरबी भोपाल को मेल किया और सारी चीज़ें आपने मांगी हुई इनसे। ठीक है, तो मेल करना एक अच्छा ऑप्शन होता है, तो इस माध्यम से आप करिए। डिजिटल माध्यम का भी अगर आप यूज़ करते हैं तो इस तरह से आपको मेल करना होगा। और देखिए हमने क्या क्या जानकारी मांगी, कैसी क्या चीज़ें हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी भोपाल को हमने मेल किया हुआ है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर ना, कि ये आरआरबी भोपाल को हमने मेल किया हुआ है 8 सितंबर को ही हमने देखा कि लिस्ट जारी हुई है। लिस्ट में भी अगर आपको आपका नाम नहीं दिख रहा तो इस तरह से आपको मेल करना है और सारी जानकारी लेना है कि एक्चुअल में क्या चीज़ होगी। तो हमने यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। देखिए यहाँ पर आपका अपना टेक्नीशियन का नाम लिखा हुआ है कि भाई टेक्नीशियन CEN, तो CEN जो है वो 01/2018 की भर्तियों का अभी आ रहा है, तो ठीक है आने दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर कब से इंतजार हो रहा था कि शायद वेटिंग लिस्ट में अगर आप चीज़ें होंगी क्लियर, या दूसरा पैनल तीसरा पैनल, ये सारी चीज़ों का आपका इंतजार हो रहा था। तो अभी आपके स्टेटस के बारे में कोई भी जानकारी आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नहीं दी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम पर्सनली अपने डिटेल सारी प्रोवाइड करके, यहाँ पर देखिए हमने DV नंबर, जो अपना DV नंबर रहता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो फाइल बनकर जाती है उसे DV नंबर कहा जाता है, वो DV नंबर हो गया। अपना रोल नंबर हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। आप भी इस तरह से अपना रोल नंबर हमें मत बताइए और ना तो दिखाइए। बस वहाँ पर आप कहाँ करना है आपको, ये सारे नंबर जीमेल पर, जिस तरह से हमने पूरा फॉर्मा बनाया, पहले DV नंबर लिख दिया, फिर रोल नंबर लिख दिया, फिर आपका अपना नाम लिख दिया है। ठीक है, इतने पर उनका काम हो जाएगा। वो चाहे तो आपका सारी चीज़ें डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर दिया और साफ साफ लिखा हुआ है हमने कि 8 सितंबर 2022 को भी भोपाल विभाग ने स्पेशल पैनल जारी किया है जिस पर मेरा रोल नंबर नहीं है। ठीक है, और अगर आपके नंबर हैं अच्छे तो आप नंबर का भी डिस्क्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको नंबर याद है, अप्रॉक्स में हमारे भी करीबन मतलब 80 से नीचे ही थे, बट 75 प्लस थे, मतलब 76 79 के आसपास हमारे भी मार्क्स होंगे। और उसका कट ऑफ तो और भी कितना कम गया हुआ है, मतलब 62 61 गया हुआ है। हाँ, हो सकता है मेडिकल इशू कि आपको मेडिकल क्राइटेरिया कुछ इस तरह से कर दिया गया होगा जिस कारण से उस वेटिंग के लिए आपका नाम नहीं होगा। मतलब जो भी चीज़ें हैं हमें क्लियर तो होना चाहिए। कैसे क्लियर हो पाएगा कि हमारा क्या स्टेटस है, किसके लिए हम एलिजिबल हैं, किसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ मिल पाएगी। क्या हमें इसके लिए RTI फाइल करनी पड़ेगी, क्या इसके लिए हमें विभाग के पास क्या ऑफलाइन आकर मिलना पड़ेगा कॉन्टैक्ट। देखिए ऑफलाइन का तो इशू नहीं होगा इसमें। हाँ, हो सकता है अगर जो जानकारी जैसा भी रिप्लाई आएगा हम आपको बेस्ट से बेस्ट सजेशन देंगे, सारी चीज़ें करेंगे। जिसका भी नाम नहीं आया, इसके पहले हमने एक RRB पैनल बनाया था जिसमें ये कहा था कि जिसका भी नाम नहीं आया तो आप उस पर कमेंट देख सकते हैं। बाकायदा वहाँ पर एक कमेंट हैगा जिस स्टूडेंट का कहना हैगा कि मेरे इतने मार्क्स में मेरा नाम नहीं आया, क्योंकि आपको दिखाई देते हैं फिर आप नहीं आते जाते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसी क्या चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर आपको ये हमने अभी देखिए, मतलब कुछ भी नहीं, 43 मिनट भी नहीं हुआ अभी, 43 मिनट मतलब उसके पहले ही यहाँ पर कमेंट आ चुके हैं। ठीक है, 43 मिनट भी नहीं हुआ और हमें यहाँ पर न्यू सब्सक्राइबर की कमेंट आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर माई नेम नॉट देयर। ठीक है, उनकी सोचिए 76.85 है ना। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, पैनल देख लीजिएगा, बट ये वीडियो उतना काम की नहीं है। जिनका सिलेक्शन हुआ उनके काम की है। मेन अब जो बना रहे हैं वो वीडियो आपकी ज़्यादा काम करेगी कि आपको करना क्या है, कितने नंबर होने के बाद भी अगर आपका नाम नहीं आता है, क्या कैसी कैटेगरी। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरे नंबर इतने हैं और पोस्ट में इसके लिए एलिजिबल हूँ। उन्होंने देखा और बताया कि मेरा नाम नहीं आया हुआ, तो अब इसके बारे में इनको बताया जाएगा और इनको ये वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि आप जिस तरह से हमने बोला DV नंबर दे दीजिएगा, नाम दे दीजिएगा और रोल नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने साफ साफ लिखा हो जो जो क्वेश्चन आपके होंगे वो 1 बाय 1 आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 सितंबर 2000 और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो बता सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह के जेन्युइन ही क्वेश्चन होने चाहिए सारी चीज़ें। और हमारे तो क्वेश्चन ज़्यादा जेन्युइन हो जाते हैं, कई बार तो विभाग डर जाता है हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ठीक है, RTI लगाने पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बताएंगे। हमने RTI अभी तक रेलवे के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, क्या हमारे साथ हुआ, क्या रेलवे ने हमें जवाब दिया, किस किस के पास हम गए, कैसे क्या क्वेश्चन किए, कहाँ पर हमको किस तरह के आंसर्स मिले, कहाँ पर कोई आंसर देने से बचता है, कहाँ पर कोई आंसर दे पाता है। ठीक है, किसके पास कितना पावर है, किसके पास कितना राइट है, सारी चीज़ें हमें 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जिस मतलब आपको रेलवे से इशू, किसी भी प्रकार का इशू होना तो जरूर आप कमेंट करिए, ताकि आपके रेलवे जब भी हम अगर विभाग में जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, तो ये सारे सवाल वहाँ पर उठाए जाएँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए अभी तो आते हैं इन सभी चीज़ों को, पहले यहाँ पर बताते हैं। 8 सितंबर 2022 को भोपाल विभाग ने स्पेशल पैनल जारी किया जिसमें मेरा रोल नंबर नहीं है। साफ साफ लिखिएगा, आप अपना रोल नंबर तो ऊपर डिस्क्राइब कर दिए और साथ ही साथ अपने नंबर भी हो तो आप वो नंबर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैं इस तरह से, जिस तरह से उस स्टूडेंट ने बताया कि मैं इस पोस्ट के लिए और मेरे इतने नंबर है फिर भी नहीं आया, तो क्या कारण है। तो फिर वहाँ पर बताया जाएगा कि क्या कारण है। आपको बताना जरूरी है भाई, अगर आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा, विभाग नहीं बताएगा तो क्या बताएगा। मुझे मेरिट और मेडिकल स्तर के आधार पर कौन सी पोस्ट आवंटित की गई। कई बार क्या होता है कि जैसे आपके नंबर तो बहुत ज़्यादा होते हैं बट मेडिकल स्टैंडर्ड उस पोस्ट के लिए क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाता है, इस कारण
से आपको क्या कर दीजिए, मान लीजिए कि आपके नंबर 90 है और सामने वाले के नंबर 70 है, तो ये 70 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाए क्योंकि इसका मेडिकल कैटेगरी पास कर लिया और इसने मेडिकल कैटेगरी पास नहीं हुआ। तो इस तरह की भी कई बार परेशानियां हो जाती है। तो जो भी हो तो आपको स्टूडेंट को लिस्ट बताना चाहिए कि क्या है और किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कब तक वो इंतजार करे, कब तक क्या वेटिंग लिस्ट के लिए करे, है ना। अब तो आप सभी चीज़ें डिजिटल कर दो। वो जमाना तो गया कि जब ऑफलाइन है आराम से आ रहा है, किसी को कोई अपडेट नहीं होती है। आप चाहो तो आप विद इन सेकेंडों में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इस भर्ती में मेरा क्या स्टेटस है, तो ये चीज़ें भी हमें जानकारी मिलनी चाहिए कि इस भर्ती में मेरा क्या स्टेटस है, ये पता होना चाहिए। मुझे भविष्य में कोई पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप भाई वेटिंग के हिसाब से क्लियर करिए। या फिर कोई भी अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लग रहा है कि भाई मेडिकल स्टैंडर्ड जिस प्रकार की भी जो भी चीज़ें हैं आप बता दीजिए कि इनका मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या फिर आपको वेटिंग में रखा गया है, इसलिए जो भी है स्टेटस आप उन्हें बताइए। स्टूडेंट को आपको बता देना चाहिए, है ना, ताकि वो चिंतित ना हो। मुझे क्योंकि कई लोगों की कितनी उम्मीदें हैं, कितने जज्बात जुड़े होते हैं इनको से आपको शायद ना ही मालूम होगा। और आप भी जिस समय तैयारी कर रहे होंगे, जिस समय आप भी इन सब चीज़ों में बस, हालांकि अभी जो पुराने जो स्टाफ हैं उनके समय में उतनी ज़्यादा मेहनत ना हुआ करती थी, उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था सरकारी का और उस प्रकार का डेडिकेशन उनमें नहीं पाया जाता था, ठीक है। मेहनत करते थे, सफल हो जाते थे। आज के समय तो ऐसा होता है कि मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं, बहुत सारी निराशाएं भी कई बार देखने को मिलती है। लेकिन क्या है, बच्चा जोश जुनून के साथ अपना लगा रहता है, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें करके पूरा कितना कॉन्फिडेंस से सारी चीज़ें करता। अगर विभाग उनकी इतनी सी परेशानी सॉल्व नहीं कर पाता तो हमें ये लगता है कि विभाग किस काम के लिए वहाँ पर बैठा हुआ है। इस भर्ती में मेरा क्या स्टेटस है, इसकी जानकारी, मुझे भविष्य में किस प्रकार की पोस्ट मिलेगी, कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको दे देनी चाहिए कि क्या रैंक है, क्या कैसा है, सारी चीज़ मतलब एक डिटेल्स उनके पास प्रोवाइड होनी चाहिए और उनको देना भी चाहिए। क्या अभी कोई दूसरा पैनल भी जारी होगा, इसके बारे में हमने अब क्वेश्चन पूछा। जो भी हमें रिप्लाई मिलेगा बेस्ट से बेस्ट हम आपको बताएंगे। जो भी निर्णय है वह मुझे बता दिया जाए ताकि हम आगे की कार्यवाही करिए। देखिए, अगर हमें ऐसा इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, वैसे भी हमने आरटीआई लगाया, जितनी भी सारी चीज़ें थी हमने सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी वाला चेंज किया है, आरटीआई लगाया, मतलब बहुत कुछ किया भाई इसको स्टेटस जानने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, रेलवे की कमियां और जो कमजोरियां हैं वो दूर करने के लिए। इवन कि अभी जो नया रूल आया है वो भी एक प्रकार से हमारी ही ऑब्जेक्शन से, मतलब कितना कुछ उसके लिए करना पड़ा, तब जाकर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। उसको विभाग ने भी समझा होगा, बाकी लोगों ने भी समझा होगा, वो हम औरों को भी बात सामने लाए, सारी चीज़ बहुत सारी चीज़ें किए थे। उसके लिए भी उसका भी 1 बाय 1 आपको कभी ना कभी बताएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अभी इस पर बात करते हैं कि जिन जिनका पैरेड में नाम नहीं आ पाया है, जो चीज़ें समस्याएं गई हैं वो क्या करें। अभी तुरंत के तुरंत आप सभी आरआरबी को मेल करिए इस तरह की चीज़ें कि क्या होगा, ठीक है। क्या अभी दूसरा पैनल जारी होना है, कितना क्या पोस्ट खाली है, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब तो आपको करना ही चाहिए। जो भी निर्णय है वह मुझे बता दिया जाए ताकि आगे की कार्यवाही करिए। मान लीजिए अगर इसमें हमें केस फाइल करना पड़े तो केस फाइल करें, एडवोकेट का हेल्प लेना पड़े तो एडवोकेट की हेल्प लें, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। तो और आरटीआई में भी उस तरह का आंसर नहीं दे दिया जाता है या रिप्लाई नहीं किया जाता जीमेल में। मान लीजिए वैसे तो जीमेल का इनको रिप्लाई करना चाहिए, बट अगर मान लीजिए जीमेल का ये रिप्लाई नहीं करते हो तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, जीमेल का रिप्लाई नहीं करते हैं और उसके बाद आरटीआई में भी एक सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिलता, तो आपको फिर हेल्प लेनी ही पड़ती है एडवोकेट की ताकि आपको सही निर्णय मिल पाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने कह दिया कि जो भी निर्णय हो वो मुझे बता दिया जाए ताकि मैं आगे की कार्यवाही करूँ। यदि ये जानकारी मुझे आपसे हाँ, अब कई बार क्या होता है इनके पास ना जानकारी ही नहीं होती। आरटीआई में हमने कई बार कोई क्वेश्चन पूछा है तो आरटीआई का इतना मस्त, आरटीआई तो हमेशा बचना चाहती है, समझ पा रहे हो, आरटीआई हमेशा बचना चाहती है, ऐसे गोल मोल करके उत्तर देंगे क्या ही बताएं। आरटीआई में हमने कुछ प्रश्न पूछ लिए थे, 2-3 प्रश्न पूछे थे कि ये ऐसा है क्यों है, ठीक है। तो उसमें उनका भी उत्तर एकदम रहता है कि मतलब गजब है, बचने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे सकते हैं, बट उनके भी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जितना हो सके सेफ जोन में रहे अपन। तो उनका कहना ये था कि आरटीआई आपके प्रश्नवाचक है, मतलब प्रश्न मार्क लगा, तो क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिए थे, तो उनका कहना था कि आपके प्रश्नवाचक हैं, आप दस्तावेजों की मांग करिए, ठीक है। तो भाई हम प्रश्न पूछना ही चाह रहे हैं तो आप कैसे बताएं और किससे पूछिए सारी चीज़ें, तो अब उसकी जानकारी भी उनके पास नहीं होगी, ठीक है। अब वो चीज़ें तो ये एडवोकेट को ही सबसे बेस्ट पता होता है कि क्या सही डिसीजन होगा, क्या करना रहेगा। तो एक सिविल एडवोकेट, अगर आपकी नज़र में भी कोई सिविल एडवोकेट हो जो रेलवे के लिए सबसे बेस्ट हो, याद रखिए रेलवे के लिए चाहिए, अपन को किसी और के लिए नहीं चाहिए, रेलवे के लिए चाहिए, तो आप जरूर बताइएगा ताकि हम उससे सजेशन करके, हम डिस्कस करके आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दिलवा पाएं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं जानकारी, मुझे एकदम स्पेशलिस्ट होना चाहिए कि हम उनसे बात करें, उनकी बातों में इतना नॉलेज झलक जाए कि हमको पता चले कि नहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल पर्सन है, आपको विजयी दिला सकता है, आपके बातों को समझ सकता है, आपके केस को फाइल कर सकता है और जीत भी सकते हैं, ठीक है। यदि ये जानकारी मुझे आपसे और विभाग से प्राप्त नहीं होगी तो फिर कहाँ से प्राप्त होगी, ये भी बहुत जरूरी बात है कि अगर हमको ये विभाग जानकारी नहीं बताएगा तो आखिर बताएगा कौन, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये काफ़ी डिटेल्स को हमने हाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि वो ऐसा कोई इशू ना बने में, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है।
और हाँ, रेलवे से रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी इस तरह की समस्या है, क्योंकि भाई जिनका ज्वाइनिंग हो गया उनको नहीं पता चलता ये सारी चीज़ें, उनको क्या ही करना इन सब चीज़ों से कि क्या वेटिंग होती है, क्या होता है क्लियर करना, क्या होता है मेडिकल स्टैंडर्ड, कैसे क्या केस होता है, क्या करना पड़ता है, उनसे उनको क्या करना, अपना जीवन आगे तरह से जिए और बढ़िया तरह से इन्जॉय करें सारी चीज़ें। लेकिन किसी को दिक्कत परेशानी जा रही है इस तरह की, वो कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों तक, सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। और भी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो रेलवे की प्रॉब्लम है, जो रेलवे की समस्याएं हैं, वो डिस्कस करिए। साथ ही साथ क्या होगा, कोई भी ज्वाइनिंग से रिगार्डिंग और कोई भी इशू आपके साथ हुआ वो आप हमें बताइए। और इसी तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे की ज्वाइनिंग के लिए जो नियम है, कानून है, जो आपको लगता है रेलवे के लॉ गलत हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी रेलवे के अभी भी लॉ बहुत गलत हैं, ठीक है, जिनको ये धीरे धीरे सुधारेगा। तो भाई धीरे धीरे क्यों सुधारना, अभी के अभी आप बताइए, आज के आज बताइए, ताकि उनको ये समझाया जाए और बताया जाए और ठोस सारी चीज़ें दी जाए, ताकि वो नियम आज से ही सुधर जाए, ताकि आने वाली भविष्य पीढ़ियों को इसका सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ अगर इससे आपका भी कुछ भला हो जाता है तो वो भी हो जाए। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा।